तो चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनी ये पढ़ा। ई नोड सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको निकालने का तरीका क्या था वो देख लीजिए एक बार। किसी भी ई नोड सेल को निकालने का तरीका हमारे पास होता है बेटा ई नोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आरएचएस माइनस E naught reduction potential of LHS, or you can say E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode। और फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कुछ एप्लीकेशंस देखी थी। अब इश्यू ये है बेटा, मान लीजिए ये जो हम लोगों ने ई नोड सेल निकाला है ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। जब प्रेशर अगर गैस है तो 1 एटमॉस्फेयर हो, कंसंट्रेशन कितनी हो बेटा, दैट इज 1 मोलर, और टेम्परेचर कितना हो हमारे पास 298 केल्विन। इस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है उसे हमने क्या नाम दे दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट क्या ये कंडीशन हमेशा सेम रहेंगी? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग कोई गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं और हम उसकी माइलेज पूछते हैं गाड़ी की, और जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सेल्समैन है, वो कहता है जी 20 की एवरेज देगी और 21 की एवरेज देगी, समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग अपने आप अंदाजा लगाते हैं कि भाई अगर ये 21 कह रहे तो 17-18 तो दे ही देगी। करते हैं नहीं करते हम लोग ऐसा? अब हम ऐसा अंदाजा क्यों लगाते हैं बेटा, ये समझिए। क्योंकि जब किसी गाड़ी की माइलेज कंपनी निकालती है तो वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में निकालती है, समझ पा रहे हैं। लेकिन गाड़ी कभी स्टैंडर्ड कंडीशन में चलती नहीं है। रोड पे आने के बाद क्या होगा, ब्रेक भी लगेगा, गियर भी बदलेंगे, क्लच भी दबेगी, मोड़ भी आएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड एवरेज या माइलेज जो वो कह रहा है 21 की एवरेज दे रहा है, वो एवरेज नहीं आ पाएगी, उससे कुछ ना कुछ कम आएगी। सही बात है कि नहीं है? कभी भी अगर कोई कहता है कि ये गाड़ी 20 की एवरेज दे रही है तो हम क्या मान लेते हैं, भैया 17-18 तो दे ही देगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ यहां है बेटा कि अगर कोई सेल स्टैंडर्ड ई नोड सेल का वैल्यू आपको बता रहा है, लेकिन आप ये समझिए क्या रिएक्शन के दौरान याद कीजिए जिंक, ZnSO4, कॉपर, कॉपर सल्फेट, क्या उन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोलर ही रहेगी? क्योंकि रिएक्शन के दौरान क्या होगा, कंसंट्रेशन तो बदल जाएगी, और हो सकता है हम शुरू में ही 1 मोलर ना लें, शुरू में भी चेंज कर दें। दूसरा, क्या टेम्परेचर सेम रहेगा? टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से जब टेम्परेचर और कंसंट्रेशन बदल जाती है बेटा, तो फिर वो जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो स्टैंडर्ड तो रहा ही नहीं। समझ पा रहे हैं? तो उस कंडीशन में हम अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं मान सकते, और अगर हमने उसी को कंसीडर कर लिया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस चीज को स्टडी किया और एक इक्वेशन बनाई बेटा, जिसको हम नर्स्ट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अभी क्या कंसीडर किया इन्होंने कहा कि भाई मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल है M2 पॉजिटिव है बेटा, और मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, ठीक है। क्या बन जाएगा मेरे पास, M बन जाएगा। और अभी ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, रिडक्शन हाफ सेल को यूज कर रहे हैं। रिडक्शन हाफ सेल किस लिए यूज कर रहे हैं, नर्स्ट इक्वेशन को समझाने के लिए। फिर हम कंप्लीट भी यूज करेंगे, लेकिन इनिशियल देखते हैं कि क्या होगा। तो अब इस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, अगर हमने कंडीशन चेंज कर दी, 12th के बेस पे क्या होता है बेटा, टेम्परेचर को तो चेंज नहीं करते हैं लेकिन कंसंट्रेशन में वेरिएशन जरूर करते हैं। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर को यहां हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फिर बता रहा हूं कब आता है, इन 3 कंडीशंस पे आता है। एक भी कंडीशन बदल गई अब वो हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। अब उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ये देखिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT over NF
नेचुरल लॉग प्रोडक्ट का मोलर कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का मोलर कंसेंट्रेशन, ये हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन होती है बेटा, दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो समझिए नेचुरल लॉग जो होता है बेटा ln दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2.303 लॉग, ठीक है, ध्यान है ये बात आपको। नेचुरल लॉग को हम क्या लिख सकते हैं, log टू द बेस 10 की फॉर्म में 2.303। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, नेचुरल लॉग की जगह अपनी इक्वेशन डाल देंगे, दैट इज ई सेल नाउ बिकम्स ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT ओवर NF log प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। कुछ नहीं करना, बड़े सिंप्लीफाइड ढंग से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने बस ये किया बेटा जी, नेचुरल लॉग की जगह log टू द बेस 10 वाली वैल्यू डालती है, ठीक है ना, आ रही ना बात समझ में। अब यहां पे ये जो कुछ जो वैल्यूज दी गई हैं वो देखिए, दैट इज आर कांस्टेंट है हमारे पास, वैल्यू क्या होती है बेटा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ओके, दैट इज जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है, दैट इज 298 केल्विन। अब एन क्या होता है बेटा जी, एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग ए रिएक्शन, ठीक है। और एफ फैराडेज कांस्टेंट वैल्यू 96500 कूलम। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन में यूज की गई, ठीक है। तो अब अगर आप एक चीज देखें बेटा, आर इज ए कांस्टेंट दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट 298 केल्विन, एफ का वैल्यू सेम है। तो क्या किया गया बेटा, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू को या न्यूमेरिकल्स को इजी करने के लिए इन वैल्यूज को पहले से ही इनके रिजल्टेंट को यूज करके यहां पर डाल दिया गया। दोबारा बता रहा हूं, आरटी फिक्स रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फैराडेज कांस्टेंट है, एन चेंज हो सकता है। तो जब 1, 2, 3 और 2.303 को जब सॉल्व किया गया तो ये जो वैल्यू हमारी निकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, दैट इज ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन log प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का मोलर कंसेंट्रेशन। ये जो ब्रैकेट होती है बेटा, ये मोलर कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन मॉडिफाई होके पहले ये आ गई, फर्दर मॉडिफाई होके ये आ गई। अब n इज व्हाट, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग ए रिएक्शन। अब यहां एक चीज आपको ध्यान रखनी है जो बहुत जरूरी है, दैट इज प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड एंड गैस एट 1 एटमॉस्फेयर, इनका जो मोलर कंसेंट्रेशन होता है, देयर मोलर कंसेंट्रेशन इज ऑलवेज टेकन एज, यू कैन से 1। क्या ले लेते हैं हम इसको 1 और यू कैन से यूनिट, ठीक है। किस किस का, प्योर सॉलिड अगर आ जाए, प्योर लिक्विड आ जाए बेटा, और क्या आ जाए, गैस आ जाए, लेकिन प्रेशर क्या हो 1 एटमॉस्फेयर, तो इनकी मोलर कंसेंट्रेशन हमेशा क्या मान लेनी है, 1 मान लेनी, ठीक है। चलिए अब इस इक्वेशन को, ये जो रिएक्शन है उसे हम नर्स्ट इक्वेशन में डाल के देखते हैं, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, ई सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे निकलता है, ये तरीके हैं, और भी तरीके हैं, पर ये दोनों आपके लिए काफी हैं, काम चल जाएगा। माइनस 0.0591 ओवर एन। अब इस इक्वेशन में देखिए एन यानी कि इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। देन लो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट इज एम, और रिएक्टेंट क्या यूज किया है हम लोगों ने यहां पर, दैट इज M+2, तो दैट इज M+2 का मोलर कंसेंट्रेशन, ठीक है, दैट इज M+2, ओके। अब M
मान लीजिए हमारे पास प्योर सॉलिड है बेटा, तो हम क्या कर लेंगे, इसकी कंसेंट्रेशन को 1 मान लेंगे। तो फिर इक्वेशन फर्दर मॉडिफाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर 2 log 1 ओवर m प्लस 2 का मोलर कंसेंट्रेशन। तो ये हमारे पास तरीका है बेटा नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करने का। लेकिन ये जो एग्जांपल है हमने किस में लिया है, रिडक्शन हाफ सेल में लिया है। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में, किस चीज में लिया हम लोगों ने इसको, रिडक्शन हाफ सेल में। क्लैरिटी से आ रही है बात समझ में, कोई जल्दबाजी मत करो, आराम से पढ़ो। आरटीएनएफ की वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, सॉर्ट आउट करके यहाँ पे 0.0591 कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक कंप्लीट रिएक्शन का एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो देखते हैं उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा कंप्लीट रिएक्शन में। मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, और इक्वेशन बन रही है मेरी Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, कंप्लीट रिएक्शन आ गई। अब इस केस में हम क्या करेंगे, फिर वही फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर n log प्रोडक्ट का मोलर कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का मोलर कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब आप एक बार चेक कीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होंगे। तो ई सेल क्या आ जाएगा इस केस में हमारे पास, दैट इज ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर n। अब n कितना है बेटा यहां पे, n यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, दैट इज 2 log प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे पास Zn2 पॉजिटिव एंड Cu का मोलर कंसेंट्रेशन, दोनों का ही मोलर कंसेंट्रेशन इनिशियली हमें लिखना है। और रिएक्टेंट क्या होंगे यहां पर, दैट इज Zn एंड Cu2 पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब याद कीजिए वही बात, प्योर सॉलिड का मोलर कंसेंट्रेशन हमने क्या मान लिया है, 1 मान लिया है। तो अभी कॉपर क्या है बेटा यहाँ पे, प्योर सॉलिड, और यहाँ जिंक क्या है, प्योर सॉलिड। तो इन दोनों की वैल्यू को 1 कंसीडर कर लेंगे। तो फर्दर इक्वेशन क्या बन जाएगी अब हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.0591 ओवर 2 log दैट इज Zn2 पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव का मोलर कंसेंट्रेशन। तो ये हमारी नस्ट इक्वेशन बन गई। किस केस में बेटा जी, जब हमें कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन दी गई है, एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन दी गई। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर इसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बेटा अब एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है ए प्लस बी विल फॉर्म एक्स, आप स्मॉल एक्स ले लीजिए, एक्स प्लस वाई। अब इस पे हमें नस्ट इक्वेशन लगानी है। ए बी स्मॉल में जो है, एक तो कैपिटल में है, एक स्मॉल में। जो स्मॉल में बेटा ये इसकी स्टोक्योमेट्री रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 2Zn आ जाए, कभी 3Al आ जाए, तो उस केस में ये जो 2, 3 होते हैं दैट इज स्टोक्योमेट्री। ठीक है, तो स्टोक्योमेट्री का भी रोल समझ लीजिए। तो यहां पे जो ई नॉट सेल का फॉर्मूला बनेगा, बेसिक फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, सिर्फ स्टोक्योमेट्री कैसे यूज करनी है वो बता रहा हूं। दैट इज 0.0591 ओवर n log क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट का मोलर कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का। अभी प्रोडक्ट की साइड कौन सी है हमारे पास, x की पावर x। स्टोक्योमेट्री को बेटा पावर में ले जाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, स्टोक्योमेट्री कहां आ जाएगी हमारे पास, पावर में आ जाएगी। तो ये हमारी बन गई जनरल इक्वेशन जहां पर स्टोक्योमेट्री भी होती है। क्लियर है। तो नस्ट इक्वेशन के ये 3 केस है, हाफ रिएक्शन का केस, फिर एक सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन, और फिर तीसरे केस में हमने क्या किया, स्टोक्योमेट्री को भी इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, अब यहां पे हमारे खूब सारे न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा कंसंट्रेशन सेल, उसे पढ़ेंगे।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे, डेल्टा जी पढ़ेंगे और फिर कंपाइल मिक्स करके न्यूमेरिकल हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपकी नस्ट इक्वेशन के फॉर्मूलाज थे, ये क्लियर हो गए। चलिए नोट कीजिए, फिर हम लोग इससे अगले हिस्से पे चले जाते हैं, कंसंट्रेशन सेल। तो बेटा अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वो है कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल। अब द क्वेश्चन अराइज, कंसंट्रेशन सेल होती क्या है? ठीक है, तो कंसंट्रेशन सेल के बारे में एक बात समझनी बेटा, ये दो तरीके की आपकी कंसंट्रेशन सेल्स होती हैं। वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, अनदर वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, कितने तरीके के हमारे पास? दो, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड। अब इन दोनों में पहले तो डिफरेंस समझिए। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, अब इनमें कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है बेटा, जो रिएक्शन होती है ना रिडॉक्स रिएक्शन, वो एक ही बीकर में होती है। ठीक है, अब एक बीकर में होगी तो पार्टीशन कैसे होगा? पार्टीशन करने के लिए हम एक पोरस पार्टीशन बीच में लगा देते हैं इस तरीके से। क्या बोलते हैं इसको? पोरस पार्टीशन। अब पोरस पार्टीशन का काम क्या होता है बेटा? पोरस पार्टीशन सिर्फ अलाउ ओनली आयंस टू मूव थ्रू इटसेल्फ, आयंस टू मूव थ्रू itself। ठीक है, दैट इज porous partition। अब करते क्या है हम लोग, यहां एक सॉल्यूशन लिया, द सॉल्यूशन इज ऑफ ZnSO4 जिंक सल्फेट का हमने सॉल्यूशन लिया और उसकी एक कंसंट्रेशन ले ली बेटा जी C1, हमने उसकी कंसंट्रेशन मान ली। ठीक है, और यहां जो हमने इलेक्ट्रोड लिया, इलेक्ट्रोड that is also of zinc, और पार्टीशन की दूसरी तरफ क्या किया, सेम ZnSO4 की ही इलेक्ट्रोलाइट लिया, सॉल्यूशन लिया, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन हमने चेंज कर दी, दैट इज C2 कंसंट्रेशन, बट इलेक्ट्रोड सेम है। ये भी जिंक का इलेक्ट्रोड है बेटा और ये भी जिंक का इलेक्ट्रोड है। ओके, तो ये हमारा एमिटर है जो। तो अब समझिए इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रोड तो हो सेम, ठीक है, सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइट का वो सेम तो है, मगर उसकी कंसंट्रेशन अगर अलग है, दैट इज, अब सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। समझ पा रहे हैं? इनकी कंसंट्रेशन अगर अलग हो, दोबारा समझिए, इलेक्ट्रोड सेम बट इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग, ऐसे सेल को बेटा जी, ऐसे कंसंट्रेशन सेल को इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल या इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल कहा जाता है। ठीक है, और ज्यादातर आपके जो सिलेबस में यही सेल बार बार इस्तेमाल होता है। अब इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या है वो समझिए। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है बेटा, बेसिकली इसमें जो हमारा सॉल्यूशन है, मान लीजिए पोरस लाइनिंग हम लोग लेके चल रहे हैं, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यहां और यहां, मान लीजिए कोई भी HCl का सॉल्यूशन हम लोग लेके चलते हैं, HCl का कंसंट्रेशन यहां C1 है और यहां भी कंसंट्रेशन C1 है, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। और ये जनरली बेटा गैस इलेक्ट्रोड के केस में इस्तेमाल होते हैं, जब हम गैस यानी कि जनरली हाइड्रोजन वाले केस में। मान लीजिए यहां एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है हमारे पास, यहां एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब तो गैस होगी, याद कीजिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पूरा सेटअप पढ़ चुके हैं। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है बेटा, इसका जो प्रेशर है वो है 2 एटमॉस्फेयर मान लीजिए, और यहां जो हाइड्रोजन गैस हम लोग यूज कर रहे हैं उसका जो प्रेशर है बेटा जी वो है 1 एटमॉस्फेयर। तो इस बार क्या हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन तो सेम आया है,
इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन बदल गया। अब कई बार बच्चे सोचते हैं सर इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन कैसे बदल सकता है? बेटा जब गैस होती है तो प्रेशर तो अलग हो सकता है ना, तो प्रेशर और कंसंट्रेशन सेम टर्म में वेरी करते हैं, सेम टर्म में स्टडी करते हैं। तो जब एक तरफ से जो गैस हम यूज कर रहे हैं वो 1 एटमॉस्फेयर, दूसरी तरफ से जो यूज कर रहे हैं बेटा जी वो 2 एटमॉस्फेयर, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन बदल गया। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया है तो हम इसको लिखेंगे प्लेटिनम H2, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, देन H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन जो भी इसकी कंसंट्रेशन होगी, देन H2, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर और देन फॉलोड बाय प्लेटिनम। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। ध्यान से देखिए यहां पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है, वो वेरी नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेटा, कंसंट्रेशन सेल होते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल का नाम देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब वापस उसी टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल जो हमारे मेन कोर्स में है। अब यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है बेटा कि जो C2 है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन C1। ठीक है, वजह बताता हूं, रीजन बताता हूं। देखिए याद कीजिए जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते थे, जिंक को ZnSO4 में डिप करते थे, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, याद है ये बात आपको? और सल्फेट आयन का मूवमेंट कहां होता था? याद कीजिए, कॉपर सल्फेट वाले से जिंक सल्फेट वाले में थ्रू सॉल्ट ब्रिज। अब यहां सॉल्ट ब्रिज की जगह क्या आ गया? पोरस लाइनिंग। तो बेटा अब समझिएगा, अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है फिर तो इलेक्ट्रोलाइटिक है ही नहीं, लेकिन अब आपको पता है कि आयन की डायरेक्शन क्या होने वाली है, दैट इज दिस वन। सल्फेट आयन ने किधर जाना है? यहां से यहां जाना है। ठीक है, और अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है फिर तो मूवमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि डिफ्यूजन कहां होता है? फ्रॉम हायर टू लोअर। तो हमें क्या करना है? इस कंसंट्रेशन को ज्यादा रखना है ताकि हमारा सल्फेट आयन क्या करे? यहां से यहां की तरफ मूव कर पाए और हमारा सर्किट कंप्लीट हो। तो हमेशा याद रखिएगा C2 का कंसंट्रेशन C1 से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए अब नस्ट इक्वेशन का इसका केस स्टडी कर लेते हैं। अब नस्ट इक्वेशन तो यही कहती है भैया कि E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर N, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, अभी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पता करने के लिए क्या करना है बेटा? इस सेल को समझना है। होगा क्या? ये जिंक टूट जाएगा Zn2 पॉजिटिव में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देख पा रहे हैं ना, थ्रू दिस वायर यहां आ जाएंगे। ठीक है, और फिर यहां का जो Zn, मान लीजिए इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम, ये किस में टूटेगा? Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में, और ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं बेटा जी इधर से, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं, देखिए ये ले लेगा आपका जिंक और इट विल कन्वर्ट इनटू जिंक। बचा कौन? सल्फेट आयन। अब ये सल्फेट आयन थ्रू दिस पोरस लाइनिंग इधर आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये हमारा सेटअप होता है। तो एक्चुअल में क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। तो फॉर्मूला LOAN, RCP, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव। तो इसके जो काउंटर पार्ट है वो आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है जी, तो अब हम एक बार इसकी रिएक्शन लिखते हैं। हुआ क्या है? जिंक का क्या हुआ बेटा जी? जिंक बना है Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, और इस कंसंट्रेशन को हमने क्या माना है? C1 कंसंट्रेशन। उस तरफ क्या हुआ बेटा जी? Zn2 पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ है जिंक में। अभी कंसंट्रेशन तो हमेशा आयन की होती है बेटा, तो ये जो है ये बन गया हमारा C2। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये वाली कंसंट्रेशन C1 क्योंकि ये यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, ये वाली कंसंट्रेशन C2 क्योंकि ये कंज्यूम होकर जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो अब ये क्या हुआ? ध्यान से देखिए, ये तो प्योर सॉलिड है तो इनको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या मानते हैं हम? यूनिटी या 1। तो ई सेल हमारे पास इस केस में क्या बन गया बेटा? ई सेल इज E नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर N
लोग प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन क्या है इस बार, दैट इज, अब मैं प्रोडक्ट की जगह सीधा इसका कंसेंट्रेशन लिखता हूं C1 और रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन C2। ठीक है, अब एक चीज देखिए बेटा, यहां पे जो ई नोड सेल है ये होता क्या है, ये होता है कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, अभी कैथोड क्या है, जिंक, एनोड भी क्या है, जिंक, दोनों ही केस जिंक के हैं, तो यहां पर हमारा ई नोड सेल क्या हो जाएगा, ई नोड सेल्स कम्स आउट टू बी 0। 0 क्यों है समझ गए, बिकॉज बोथ मेटल्स आर सेम, और यू कैन से जिंक। अभी जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों ही केस में जिंक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस या रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, 0 ही होगा, जिंक टू जिंक थोड़ी कोई वेरी कर जाएगा। चलिए जी, तो ये वैल्यू हमारी आगे बेटा 0, तो इस केस में हमारा ई सेल क्या बन गया, माइनस 0.0591 बाय एन log C2 बाय C1। याद कीजिए मैंने इसको क्या मान लिया, 0, और माना क्यों है, अपने आप प्रूव है तो भाई दोनों जिंक है। अब इस माइनस के साइन को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, 0.0591 ओवर n log, सॉरी यहां था हमारे पास C1 और ये था हमारा C2, ध्यान है, ये हमारा प्रोडक्ट और ये हमारा रिएक्टेंट, तो अब ये चेंज हो जाएगा बेटा, इट विल बिकम C2 एंड इट विल बिकम C1। तो ये आ गया हमारा कंसंट्रेशन सेल का रिजल्ट। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना। अब यहां जो सबसे जरूरी बात है वो समझिए बेटा, कि ये जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये तभी तक जनरेट होगा जब तक C2 इज ग्रेटर देन C1। अगर, क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है ना, सल्फेट इधर से इधर आ रहा है बेटा, तो C2 क्या हो जाएगा टाइम के साथ, C2 विल डिक्रीज और C1 विल इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे जाके C2 बिकम्स इक्वल टू C1, और जब ये हो जाएगा हमारा ई सेल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है इस केस में ई नोड सेल 0 क्यों है, क्योंकि दोनों जिंक है हमारे पास, और C1 बाई C2, लेकिन माइनस को हमने चेंज करने के लिए क्या कर दिया बेटा, C2 बाई C1 का केस स्टडी कर लिया, और जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे क्या हो जाएगा, क्योंकि फ्लो रुक जाएगा ना, आयंस का फ्लो रुक जाएगा, सर्किट डिस्टर्ब हो जाएगा, और सर्किट अगर डिस्टर्ब हुआ तो करंट फ्लो नहीं करता है, तो उस केस में हमारा ई सेल क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखना है ये जब ये होगा तब हमारा ई सेल 0 आ जाएगा। ठीक है, एक बार हल्का सा और भी ले लीजिए, कंसंट्रेशन सेल कितने तरीके के हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन डिफरेंट होगा, इसमें सॉल्यूशन सेम होगा, इलेक्ट्रोड के अंदर जो गैस आ रही है प्रेशर उसका वो डिफरेंट हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करके मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि कई बार इस पे बच्चों को डाउट होता है कि सर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया हो यहां हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज नहीं बनाया है ना, देख पा रहे हैं ना सॉल्ट ब्रिज का हमने, और ये क्या है हमारे पास, पोरस पार्टीशन है। पोरस पार्टीशन का क्या काम होता है, अलाउ ओनली आयंस टू मूव थ्रू इट्स। ठीक है बेटा, तो ये आपका कंसंट्रेशन सेल का टॉपिक है। इसके बाद हम लोग करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टॉपिक, और फॉलोड बाय गिब्स फ्री एनर्जी का टॉपिक। ठीक है, तो एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टॉपिक के बारे में। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इक्वेशन बेटा कंसंट्रेशन सेल, और इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारे पास आता है वो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट with a from, you can say from Nernst equation। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बताता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या हमारे पास बेटा। मान लीजिए Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव विल फॉर्म Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ओके, और आपको पता है इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बेटा व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसका मतलब ये उसी कंडीशन में आ सकता है जब हमारे पास रिएक्शन कैसी हो, रिवर्सिबल। कैसी रिएक्शन होनी चाहिए बेटा, रिवर्सिबल हो, और रेट ऑफ फॉरवर्ड
इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि रिवर्सिबल भी हो और रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो यहां पर हमें नॉर्मल साइन की बजाय कैसा साइन बनाना पड़ेगा, रिवर्सिबल का साइन। अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालते हैं मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आप 11th में पढ़ के आए हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक है जी। तो यहां हमारे पास प्रोडक्ट क्या है बेटा, Zn2 पॉजिटिव का मोलर कंसेंट्रेशन, Cu का मोलर कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन कौन है, जिंक है और कॉपर 2 पॉजिटिव, इनका मोलर कंसेंट्रेशन। ओके, ठीक है। तो दिस टर्म इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम, क्या बोल देंगे इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन पे बेटा नॉर्मल नस्ट इक्वेशन हम लोग अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अब नस्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर n log प्रोडक्ट का मोलर कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का मोलर कंसेंट्रेशन। ये हमारे बेटा जी नस्ट इक्वेशन होती है, ठीक है। अब यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या है, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं विद द सेम स्पीड दे विल कम बैक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जिस स्पीड से क्या हो रहे हैं, फॉरवर्ड में जा रहे हैं, उसी स्पीड से क्या हो जाएंगे, बैकवर्ड में आ जाएंगे। तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी जीरो। तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमारा जीरो होता है बेटा एट इक्विलिब्रियम, कब होगा ये, एट इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा, करंट का जो फ्लो है, फ्लो ऑफ करंट एट दैट पॉइंट विल बी जीरो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतने वापस आ रहे हैं। नेट फ्लो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का जीरो हो गया, तो करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी जीरो। तो अगर हम यहां ये वैल्यू रखते हैं तो ये दैट इज जीरो, ई नॉट सेल 0.0591 ओवर n। और अब इसी इक्वेशन को लेके चल रहे बेटा जी, तो लोग प्रोडक्ट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सारी वैल्यूज प्रोडक्ट में है और ये वैल्यूज रिएक्टेंट में, ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, Zn2 पॉजिटिव Cu, और यहां क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, दैट इज Zn एंड Cu2 पॉजिटिव। ओके, अब याद कीजिए नस्ट इक्वेशन के दौरान हम लोगों ने समझा था अगर कोई चीज प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड है या बेटा जी गैस है, कब, 1 एटमॉस्फेयर, तो उनकी जो मोलर कंसेंट्रेशन होती है ना उसको 1 मान लेते हैं। तो अभी कॉपर और जिंक ये तो प्योर सॉलिड है, तो इनकी वैल्यू हम लोग क्या लेके चलेंगे, 1। तो अगर हम यहां इसको इग्नोर कर दें तो हमारी इक्वेशन बन गई बेटा ई नॉट सेल 0.0591 ओवर n log Zn2 पॉजिटिव, log Zn2 पॉजिटिव, और नीचे आ जाएगा हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव। और यही कंसेप्ट यहां भी एप्लीकेबल होगा बेटा, तो केसी यहां मॉडिफाई होके क्या आ जाएगा, Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव, क्योंकि इन दोनों की मोलर कंसेंट्रेशन हम लोग क्या मान के चलते हैं इस केस में भी, दैट इज यूनिटी, और यू कैन से। तो अगर अब आप देखें बेटा, हम अगर इस पूरी टर्म को दूसरी तरफ ले जाए तो प्लस हो जाएगी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 ओवर n log Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव। ओके, और Zn2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव को क्या लिखा जा सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जा सकता है। तो हमारा जो यहां रिजल्ट तैयार हुआ, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 ओवर n log Kc, ये आपका एक रिजल्ट तैयार हो गया। इसको बहुत अच्छे से
ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो अभी इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। अगर सिंपल नस्ट इक्वेशन लेके चले बेटा, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, दैट इज माइनस RT ओवर NF ln प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो फिर वही बात, क्योंकि इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या हो जाएगा, 0, तो ई नॉट सेल क्या बनेगा बेटा, दैट इज RT ओवर NF ln, और प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज EC। क्लियर है? एक बार नोट डाउन कीजिए इसको। तो इसे मॉडिफाई करके हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2.303 RT ओवर NF log KC। तो ये हमारे ऊपर है बेटा, कितनी तरीके के फॉर्मूले हम लोग इससे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो समझिए, कि भाई हम लोग ये चीज क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सिग्निफिकेंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको ध्यान 11th में भी पढ़ा था, फिर बता देता हूं। इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है बेटा, वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है। मेरे कहने का मतलब है, जितना ज्यादा केसी होगा, अब एक मिनट के लिए यहां समझिए, केसी है क्या, ये आपका केसी है। अब ये वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। अब ये वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, और ये वैल्यू ज्यादा कब होगी बेटा, जब रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो केसी जितना ज्यादा होगा, समझ लीजिए आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतना ज्यादा होगा। दोबारा देखिए, केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव है क्या हमारा प्रोडक्ट, तो इसका मतलब केसी जितना ज्यादा होगा, Zn2 पॉजिटिव उतना ज्यादा होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इट विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से हमारा मतलब है बेटा कि रिएक्शन जस्ट शुरू हुई है सॉरी इन बिटवीन है या कंप्लीट होने वाली है। जितना ज्यादा केसी होगा, मान के चलिए रिएक्शन उतनी ही कंप्लीट होने वाली है। अगर केसी की वैल्यू कम होगी बेटा, बहुत कम होगी, तो हम मान के चलेंगे कि रिएक्शन जस्ट शुरू हुई है। और अगर केसी की वैल्यू इन बिटवीन होगी, तो हम मान के चलेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम के नजदीक या मिड में आने वाली है। ठीक है, आ रही बात समझ में? नोट डाउन कीजिए, दैट इज ऑल अबाउट योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल। ओके, क्या रिलेशनशिप है हमारे पास, डेल्टा जी और ई सेल। अभी डेल्टा जी किसको बोलते हैं बेटा, डेल्टा जी इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स इंक्लूड कर दिया बेटा यहां पे। इससे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद कीजिए, क्या लेके आए थे हम लोग, इक्विलिब्रियम लेके आए थे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी से शुरू होकर इक्विलिब्रियम भी इंक्लूड कर लिया, और वो थर्मोडायनेमिक्स को भी इंक्लूड करने जा रही है। और ई सेल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोड, और यू कैन से डायरेक्टली EMF। ठीक है, ज्यादा बेटर आप इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड यूज करें। अभी समझना क्या है, डेल्टा जी होता क्या है, पहले तो ये देखिए। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स की टर्म क्लियर है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। डेल्टा जी होता है बेटा एक्चुअल वर्क डन। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम का, मान लीजिए मेरी बॉडी है, मैं इस बॉडी के थ्रू कोई काम कर रहा हूं, कोई वर्क डन हो रहा है, तो मेरी बॉडी का जो गिब्स फ्री एनर्जी है ना, वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैं वर्क डन कर रहा हूं कहां पर, सराउंडिंग।
लेकिन अगर मेरे ऊपर वर्क डन होगा, समझिएगा, तो मेरा डेल्टा जी बढ़ जाएगा। मैं वर्क करूंगा, मेरा डेल्टा जी घट जाएगा। कैसे? थर्मोडायनेमिक्स में याद रखो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशंस में बिल्कुल अपोजिट होते हैं। मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये कोई सिस्टम है, फर्क ये बेटा, फिजिक्स वाले सराउंडिंग को मेन मान के चलते हैं, हम सिस्टम को। तो अगर इसके ऊपर कोई वर्क डन हो रहा है तो हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है जी, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। ठीक है, अगर ये किसी के ऊपर वर्क कर रहा है, किसी के ऊपर मीन्स सराउंडिंग, तो हम इसे नेगेटिव, इसकी एनर्जी डिक्रीज, क्योंकि भाई मैं काम कर रहा हूं तो मेरी एनर्जी घटेगी भाई, बढ़ कैसे जाएगी? समझ पा रहे हैं आप? मेरे ऊपर काम हो रहा है, समझिए, मैं एनर्जी ले रहा हूं तो मेरी एनर्जी बढ़ेगी, दैट विल बी पॉजिटिव। मैं अगर काम कर रहा हूं तो मेरी एनर्जी घटेगी, तो यहां पे नेगेटिव साइन आएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है जी, तो वर्क डन याद कीजिए, 11th के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है, दो तरीके का होता है, मैकेनिकल भी और इलेक्ट्रिकल भी। पर यहां हम जिस वर्क डन की बात करें बेटा, वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और यू कैन से चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी gives free energy is equal to इलेक्ट्रिकल वर्क डन। क्योंकि इस बार हम मैकेनिकल वर्क डन की बात नहीं कर रहे, पीवी वर्क डन याद कीजिए, नॉन पीवी वर्क डन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें होती हैं हमारे पास, लेकिन वो मैकेनिकल के केस में है। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, अब यहां एक बात और समझनी है बेटा, सेल भी हमारे पास दो तरीके के थे। एक क्या था? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और यू कैन से एक प्रोसेस था हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस, और दूसरा क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है, दो तरीके के सेल हम लोग लेके चल रहे हैं। एक क्या लेके चल रहे थे? इलेक्ट्रोलिसिस, और दूसरा क्या लेके चल रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल। दोनों में डिफरेंस याद है? इसमें हम बेटा जी इलेक्ट्रिसिटी देकर वर्क डन करवाते हैं, और यहां पर हम याद कीजिए रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। क्लियर है? तो यहां क्या होगा बेटा, यहां जो हमारा डेल्टा जी है सिस्टम, समझिएगा, मान लीजिए हम सॉल्यूशन है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, आवर डेल्टा जी विल इंक्रीज। लेकिन जब हम रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो हमारी एनर्जी तो बाहर जा रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, आवर डेल्टा जी विल डिक्रीज। ठीक है, और आपको पता होगा कोई भी रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस कंसीडर होती है बेटा जब उसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो एक्चुअल में तो हम लोग बात करते हैं डेल्टा जी नेगेटिव के केस में। एक्चुअल में एक चीज देखिए, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बेसिकली हम लोग करते हैं, अगर हम इसको ईएमएफ के टर्म में लें, यू कैन से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी flowing into EMF, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अभी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग क्या होती है बेटा, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय फैराडेस, N इंटू F। इसमें ये क्या है? दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। F क्या होता है बेटा? इसकी वैल्यू है 96500, यू कैन से फैराडेस कांस्टेंट। EMF वी कैन से E सेल। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके इक्वल है? ध्यान से देखिए, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर है? इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है? डिक्रीज। तो हम इस इक्वेशन को अब कैसे बना सकते हैं, समझिए, दोबारा समझिए बेटा एक बार। डेल्टा जी किसके बराबर है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, और ये हो क्या रहा है? डिक्रीज हो रहा है।
तो नेगेटिव का साइन। अभी इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या है हमारे पास बेटा, दैट इज NF अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोइंग मल्टीप्लाइड बाय E सेल। तो ये हमारा डेल्टा जी का फॉर्मूला जनरेट हो गया। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में कोई हमसे पूछ ले तब हम यूज करेंगे दैट इज NF E नॉट सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, आई है बात समझ में। तो ये हमारे पास डेल्टा जी का फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब मान लीजिए बेटा यहां पे हम लोग ई नोट सेल का वैल्यू रखें। ठीक है, एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इससे आगे का आपको बताता हूं कैसे करना है आपको। चलिए अब हम इसी सिचुएशन को स्टडी करेंगे बेटा, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था नहीं इससे पहले हम लोगों ने, तो याद कीजिए अगर इक्विलिब्रियम पे कोई रिएक्शन है तो ई नोट सेल का वैल्यू क्या आता है बेटा, दैट इज RT ओवर NF ln KC। क्लियर है? चलिए तो अब डेल्टा जी क्या है हमारे पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू NF E नॉट सेल। तो ई नोट सेल की जगह ये वैल्यू हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो नोट आ जाएगा NF इंटू RT ओवर NF ln KC, कैंसिल आउट। तो डेल्टा जी नॉट कैन बी आल्सो बी रिटन एज, क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल सी डेरिवेशन चल रही है आपके पास, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी नेचुरल लॉग को सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, सोचिए, दैट इज -2.303 RT log KC। ये आपका रिलेशन है बेटा, ई नोट सेल के साथ रिलेशन निकाल दिया हमने जी का, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ भी रिलेशन निकाल दिया। अब यहां एक चीज को आपको ध्यान देना है, वो ये है कि डेल्टा जी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बेटा। ठीक है, और ई सेल आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, विच डिपेंड अपॉन नंबर और यू कैन से अमाउंट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, विच डिपेंड अपॉन नेचर। तो ई सेल जो होता है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, याद रखना है आपको, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और डेल्टा जी किस पे डिपेंड करता है, याद कीजिए डेल्टा जी का फॉर्मूला n मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम इन तीनों में एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए ध्यान से एक बार। मान लीजिए मैं यहां एक ट्रायंगल क्रिएट करता हूं, इस तरीके से हम लोग एक ट्रायंगल जनरेट करते हैं। बना लीजिए ट्रायंगल आप लोग, ई नॉट सेल, डेल्टा जी और किस। ठीक है, तो अभी इन दोनों में क्या रिलेशन है बेटा, ये रहा आपका रिलेशन NF E नॉट सेल। तो वी कैन से क्या रिलेशन आ जाएगा, -NF E नॉट सेल। ठीक है जी, इन दोनों में क्या रिलेशन है बेटा, ये रहा आपका रिलेशन। तो दैट इज -2.303 RT log KC। और इन दोनों में क्या रिलेशन है बेटा, ये रहा, दैट इज E नॉट सेल इज इक्वल टू RT ओवर NF ln KC। या फिर आप इसको 2.303 log KC कर सकते हैं, बात तो वही है। तो इस ट्रायंगल को आप याद रखें, इससे आपके सारे रिलेशंस एक दूसरे के साथ जो है वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं बेटा। चलिए अब एक फाइनल रिलेशन तैयार करते हैं बेटा, डेल्टा जी नॉट के ई नॉट सेल एंड नेचर ऑफ रिएक्शन।
नेचर ऑफ रिएक्शन और यू कैन से स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब रिलेशन आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे। देखिए ये आपके पास रिलेशन है अगर डेल्टा जी की वैल्यू बेटा नेगेटिव आती है तो के का क्या होना चाहिए, वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1। ई नॉट सेल क्या होना चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव। और इस केस में जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन बन जाएगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो रिएक्शन क्या कहलाती है, स्पॉन्टेनियस। अगर ये हमारे पास 0 है बेटा तो इट शुड बी इक्वल टू 1 एंड इट मस्ट आल्सो बी 0। तो यहां जो रिएक्शन होगी वो इक्विलिब्रियम पे आ चुकी होगी, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो k की वैल्यू इज लेस देन 1 और दिस वैल्यू विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, तो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इसको नॉन स्पॉन्टेनियस की बजाय एक्चुअल में क्या बोला जाता है कि उस रिएक्शन का द रिवर्स इज स्पॉन्टेनियस। क्या हो जाएगा, रिवर्स स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यानी कि कोई रिएक्शन ए से बी पे जा रही है बेटा और उसका डेल्टा जी क्या आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव। अब वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन रिवर्सिबल के केस में क्या हो जाता है, इसकी जो बैकवर्ड डायरेक्शन है ना दैट इज बी टू ए, हम मान लेंगे कि ये स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो ये हमारे पास सारे के सारे रिलेशनशिप है, नोट डाउन कर लीजिए एक बार इनको, फिर एक फाइनल टच देते हैं इस पूरे सेक्शन को। तो बेटा अभी तक पूरे लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको ओवरव्यू में आपको दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, ई नोट सेल निकालने का तरीका, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आरएचएस माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलएचएस। इसको हम बेटा जी ई नोट कैथोड माइनस एनोड भी कर सकते हैं। फिर क्या एग्जिस्टेंस में आया, नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या था, जब कंडीशन स्टैंडर्ड ना रहे, आपकी कंसंट्रेशन बदल जाए, प्रेशर बदल जाए, टेम्परेचर बदल जाए, तो फिर ई सेल जनरेट किया। ई सेल का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, ई नोट सेल 0.0591 एन लोग प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है कि प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और गैस एट 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू 1 लेके चलते हैं। फिर आ गया कंसंट्रेशन सेल, दो तरीके का था, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और हम लोग जनरली कौन से स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक। अब देखिए इसमें क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक। अब इसमें देखिए ई नोट सेल का ये जनरेट हो गया हमारे पास। याद रखना है C2 शुड बी ग्रेटर देन C1, और जब ये बराबर हो जाएंगे C2 और C1, रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए ई नोट सेल 0.0591 ओवर n log Kc। अब यहां मेन चीज क्या है बेटा, न्यूमेरिकल में अगर क्वेश्चन आता है कंसंट्रेशन सेल पे, तो ये जो वैल्यू है आपकी ई नोट सेल की वैल्यू, इट हैज टू बी टेकन 0। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, तो ई सेल हैज टू बी टेकन 0। क्लियर है, डेल्टा जी और यू कैन से डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल का रिलेशन क्या आ जाएगा, दैट इज एनएफ ई नॉट सेल। और अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ इसको मैनिपुलेट करें तो फिर हमारे पास आ जाएगा दैट इज डेल्टा जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू, और यू कैन से गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 2.303 आरटी log Kc। ठीक है, और इसको आप क्या भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट माइनस आरटी ln Kc भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। जो सबसे जरूरी बात है ये वो है कि डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड करेगी। ई नॉट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बेटा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे, नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड। क्लियर है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कभी फिर इसके न्यूमेरिकल सेक्शन को डील करेंगे। आप एक बार इसका थ्योरेटिकल फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से गो थ्रू हो जाइए, इन्हीं पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल आने हैं।